फ्रेंड्स, आज मैं आत्महत्या के बारे में बात करना चाहता हूँ। आत्महत्या 7 लाख आदमी हर साल विश्व में अपने आप को मिटा लेता है। 7 लाख परिवार एक एक आदमी को खो देता है। आखिर वो क्या कारण है जिस कारण से कोई भी आदमी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है? हर आदमी को अपने जीवन से प्यार होता है, प्रेम होता है, उसके रिलेशंस होते हैं, उसके कुछ अपने होते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है उस छोटे से समय में, बहुत कम इंटरवल में आदमी ये निर्णय ले लेता है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँ। ऐसा क्या होता है उसके दिमाग में कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है? भारत में भी हर साल लगभग 1,35,000 से 1,40,000 आदमी आत्महत्या कर लेते हैं। 77% वैसे केस होते हैं जो कि 15 से 29 वर्ष के बीच के होते हैं। विश्व में जितने भी आत्महत्या होते हैं उसमें से 70% से ज़्यादा आत्महत्या केवल जो कम इनकम ग्रुप वाले देशों या विकासशील देशों में होता है। वैसा क्या होता है? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आत्महत्या कौन करता है, कैसे करता है। हम सब जानते हैं कि हमारा दिमाग एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है। ये अपने आप को हर स्थिति और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ये ढालता रहता है, अपने आप में बदलाव करके आपको हर परिस्थिति, हर स्थिति में रहने के लायक बनाता रहता है। एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसके अंदर डेवलप किया हुआ है। जैसे कि आप एकदम एसी में बैठे हुए हैं और जो ही आप हाई टेम्परेचर 42 डिग्री में निकल रहे होते हैं तो आपके शरीर का टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम आपके शरीर की स्थिति को रेगुलेट करके उस टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में रहने के लायक खुद ब खुद बनाता है। आपके अंदर कोई स्विच ऐसा नहीं है जो आप दबा लेते हैं और वो हाई टेम्परेचर में रहने लायक होता है। वो एक ऑटोमेटेड स्विच अपने ब्रेन में इनबिल्ट है। आत्महत्या कई तरह के ब्रेन हम लोगों के बीच में होते हैं। हर ब्रेन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इसका थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग एंड रिस्पॉन्डिंग पैटर्न अलग अलग होता है, क्योंकि इसके न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग अलग अलग होते हैं। इसके रेगुलेटिंग मैकेनिज्म जरूर एक जैसे हैं, लेकिन इसके रेगुलेट करने का वे अलग अलग ही होता है। कोई अगर यूनि डायरेक्शनल पर्सन है, मीन्स वो एक ही तरफ, एक ही साइड ही सोचता है, और वो यदि बहुत फास्ट है और उस पर्सन को यदि कोई धक्का लगेगा तो वो आत्महत्या करेगा, उसमें आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बनेगी। जो इमोशनल आदमी होते हैं उन्हें कोई अगर बहुत बड़ा सेटबैक बहुत कम समय में लग जाता है, जब उसे ऐसा फील होने लगता है कि अब मुझे जीने की क्या ज़रूरत है, अब हम जी के क्या करेंगे, इस तरह की फीलिंग उनके अंदर जब डेवलप हो जाती है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। ब्रेन विथ हाइपर न्यूरोसेंसिटिविटी, जिस ब्रेन की न्यूरोसेंसिटिविटी ज़रूरत से ज़्यादा हो, वो ब्रेन भी आत्महत्या करने पर ज़्यादा सोचता है, उसमें सुइसाइडल थॉट्स ज़्यादा आते हैं। जो भी होनेस्ट पर्सन होगा वही आत्महत्या करना चाहेगा। कनिंग या डिसऑनेस्ट पर्सन कभी भी आत्महत्या नहीं करता है। जिस पर्सन में एथिक्स और मॉरल हैं, जो एथिक्स और मॉरल के साथ चलता है, वही आत्महत्या करता है। वही पर्सन, उसी पर्सन को जब कभी भी सेटबैक, धक्का लगता है तो आत्महत्या करता है।
तो आखिर ये सेटबैक क्या है? सेटबैक कैसे काम करता है आपके ब्रेन में? जब कोई सेटबैक आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में आपको फील होता है, कोई बहुत बड़ा धक्का लगता है, कोई बहुत बड़ा चोट लगता है, कोई बहुत बड़ा आपके साथ डिसऑनेस्टी करता है, बेईमानी करता है, आपका मान मर्दन करता है, तो क्या होता है? जब कोई आपके साथ बहुत बड़ा चोट लगता है तो आपके ब्रेन के सर्टेन एरिया में वो केमिकल चेंज हो जाता है। वो केमिकल चेंज आपके ब्रेन के लेफ्ट और राइट ब्रेन के कोरिलेशनल स्टेटस के जो कोरिलेशनल स्टेटस में बदलाव ला देता है। आपकी थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग एंड रिस्पॉन्डिंग ऑल कॉन्शियस पर्पस के लिए आपके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इसी पर डिपेंड करता है कि आपके कोरिलेशनल स्टेटस ऑफ ब्रेन क्या है। कोरिलेशनल स्टेटस ऑफ द वेव पैटर्न ऑफ द लेफ्ट ब्रेन टू that of the wave pattern of right brain decides the number of neuron available for your thinking, feeling, behaving, responding, reasoning and all conscious purposes. Suppose your brain is having 100 crores of neuron and the correlational status of the wave pattern of left brain to that of right brain is only 2%, then you will have only 2 crores of neuron available for your thinking, feeling, behaving and responding patterns. जब कोई सेटबैक लगता है तो आपके कोरिलेशनल स्टेटस यदि 5% हैं तो वो सडन 0.0005% तक भी हो सकते हैं। तो आपकी थिंकिंग की जो पोटेंशियलिटी है वो सडन डाउन हो जाती है। मीन्स आपके ब्रेन में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचता है। आप केवल उसी पॉइंट पर ही सोच पाते हैं कि वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या कह रहा होगा। वो जानेगा कि हम फेल कर गए हैं, हम पास नहीं कर पाए हैं, वो क्या कहेगा। वो जानेगा कि इसके घर की नीलामी हो जाएगी, हम कर्जा नहीं चुका पाए हैं तो क्या हो जाएगा। वो जानेगा कि इसके घर की इज्जत चली गई है तो वो क्या सोचेगा। केवल इसी चीज़ पर वो सोच रहा होता है। दूसरे चीज़ों पर कि मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे फादर मदर हैं, उनके दिमाग पर क्या बीतेगा, वो क्या सोचेंगे यदि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो ये सोचने के लिए उसके न्यूरॉन्स ब्रेन में अवेलेबल ही नहीं होते हैं। वो सोच ही नहीं पाता है। वो सोच सकने की उसकी क्षमता ही समाप्त हो जाती है जब तक उसके दिमाग में वो केमिकल चेंज उस पीरियड के लिए है तो वो समाप्त हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो डिप्रेशन में भी यही होता है। वो आदमी हरदम सैड रहता है, उदास रहता है, उसे कोई सुख का अनुभव नहीं होता है। जिन बातों में, जिन कार्यों में उसे पहले सुख का अनुभव हो रहा था वो अब उसे किसी तरह के सुख का अनुभव अब उन कामों में नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके ब्रेन में जो केमिकल चेंज हुआ है वो केमिकल चेंज उसे कुछ भी सोचने के लिए संभव नहीं कर पाता है। आप जानते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो केवल आपके दिमाग का, आपके ब्रेन का न्यूरॉन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है और सर्किट बनाता है, एक दूसरे से बात करता है, तब आपके दिमाग में ये थॉट्स आते हैं, ये सोच आते हैं, ये विचार आते हैं। तो यदि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स की अवेलेबिलिटी ही कम हो तो हम कैसे सोच पाएंगे
उस सर्टेन समय में जिस समय उसे सेटबैक लगता है, धक्का लगता है, तो उसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। और जब शक्ति समाप्त हो जाएगी तो वो केवल उन्हीं कंसर्न्ड विषयों पर ही सोच पाएगा कि आखिर अब क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत कहाँ चली जाएगी। इन्हीं विषयों पर सोचते सोचते उसे जिंदगी दूभर लगने लगता है, भारी लगने लगता है। तो जब वो सोचता है कि देयर इज ओनली वन वे टू एस्केप, दैट इज सुसाइड, वो सुसाइड तभी करता है। सुसाइड थिंकिंग बहुत लोगों में आती है, वो सुसाइड अटेम्प्ट उससे बहुत कम लोगों में बन पाता है, और सुसाइड अटेम्प्ट जितने लोगों में बन पाता है उससे बहुत कम लोगों में सुसाइड वो कर पाते हैं। ये जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा, सुसाइड में भी एक स्वाद है। संभव है क्या? सोच सकते हैं क्या? हाँ, सुसाइड में भी एक स्वाद है। एक पर्टिकुलर आदमी जो कभी सुसाइड के बारे में सोचेगा तो वो हर समय एक पर्टिकुलर टाइप का ब्रेन है, वो ऑलवेज पॉइजन खोजेगा। उसके सामने रस्सी पड़ी होगी, वो रस्सी से झूलना नहीं चाहेगा, वो ऑलवेज सुसाइड करेगा तो पॉइजन खाएगा। उसके पास तेल भी रखा हुआ है, केरोसिन रखा हुआ, वो नहीं करेगा। काफ़ी रिसर्च के बाद हमने ये चीज़ देखा है, काफ़ी लोगों से बात करने के बाद, काफ़ी मानसिक समस्या वाले लोगों से बात करने के बाद, और हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सुसाइड में भी एक स्वाद है। देयर इज ए टेस्ट इन द सुसाइड ऑल्सो। व्हाट इज दैट? सर्टेन टाइप ऑफ पर्सन हैं, वो जब भी सुसाइड के बारे में सोचेंगे तो वो ऑलवेज फायर, वो सेल्फ इमोलेशन करेंगे, वो आत्मदाह करने का सोचेंगे। उनके बगल में पॉइजन भी अगर रखा हुआ होगा तो ही विल नेवर अटेम्प्ट टुवर्ड्स पॉइजन, और ही विल नेवर अटेम्प्ट टुवर्ड्स blood shedding. He will always use the fire. Certain group of person हैं जो जब भी आत्महत्या करने का सोचेंगे तो वो केवल मतलब रस्सी खोजेंगे और सफोकेट करके आत्महत्या करना चाहेंगे। सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन हैं जो कि जब भी आत्महत्या का सोचेंगे तो वो पानी में डूब के मरना चाहेंगे। उनके पास सारे और हथियार औजार हैं, वो 10 मंजिल से भी कूद सकते हैं, उनका घर 10वां मंजिल पर है। ही विल नेवर अटेम्प्ट दैट। वो पॉइजन रखा हुआ वो नहीं खाएंगे, वो आग लगाना वो नहीं लगाएंगे, वो चाकू रखा हुआ है अपना नस नहीं काटेंगे। वो क्या करेंगे? वो निश्चित रूप से जब भी आत्महत्या करना चाहेंगे तो वो पानी में डूबेंगे। तो इस तरह से हम यदि आदमी की पहचान कर पाएं कि इसका नेचर क्या है, वो किस तरह का इसका ब्रेन का मेक है, उसका न्यूरोलॉजिकल डिजाइन कैसा है, तो इस तरह की प्रवृत्ति को जान के उन लोगों से उस तरह की चीज़ें जो उसके आसपास में है उसको हम दूर करके सुसाइड को रोक भी सकते हैं। ये जो मेरा रिसर्च केवल इसलिए था कि कैसे हम इस खास तरह के आदमी को किस खास तरह से मदद किया जा सकता है।